Good morning students. Today we will study about chapter number 6. The name of this chapter is the temperate grassland region. Temperate grassland region. इसके लिए हम आपके लिए इस वीडियो के थ्रू पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है. जस्ट वॉच दिस वीडियो विथ सिंसियरली. Let's explore grasslands. A large part of the Earth's land is covered with grasslands. Temperate zones are known for their grasslands. Earth के land का large part grassland से covered है. टेम्परेट जोन आर नोन फॉर देयर ग्रासलैंड. टेम्परेट जोन्स मतलब ऐसे प्लेसेस जहां का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी होता है और ना ज्यादा ठंडा होता है, तो उन सब प्लेसेस को हम लोग टेम्परेट जोन्स बोलते हैं. ये जो प्लेसेस होते हैं ये अपने ग्रासलैंड्स के लिए जाने जाते हैं. टेम्परेट जोन्स आर नोन फॉर देयर ग्रासलैंड्स. अब ये ग्रासलैंड्स क्या होता है? Grasslands are vast stretches of land covered with tall grasses and a few trees scattered over the vast expanse. They have rich soils. ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड्स आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, यानी कि लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर्ड विथ टॉल ग्रासेस, जहां पे टॉल ग्रासेस उगते हैं, एंड अ फ्यू ट्रीज, और उस पे कुछ ट्रीज होते हैं, थोड़े थोड़े ट्रीज होते हैं. स्कैटर्ड ओवर द वास्ट एक्सपेंस, तो लैंड का बहुत बड़ा एरिया जिसे वास्ट स्ट्रेचेस भी कहा जाता है, वहां पे टॉल ग्रासेस उगते हैं और वो जगह उन टॉल ग्रासेस से कवर्ड रहता है. और उस ग्रासलैंड पे कुछ यानी कि फ्यू ट्रीज स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर में कुछ कुछ ट्रीज उगे रहते हैं, तो इस प्लेसेस को हम लोग ग्रासलैंड कहते हैं. ग्रासलैंड जो होते हैं वहां पे सॉइल्स भी बहुत रिच होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं. सो अगर आपको एग्जाम में ग्रासलैंड का डेफिनेशन पूछा जाए या फिर व्हाट इज ग्रासलैंड पूछा जाए, तो आंसर क्या होगा? ग्रासलैंड्स आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड covered with tall grasses and a few trees scattered over the vast expanse. As a result, many grasslands have been converted into farms for growing crops. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो रिच सॉइल होते हैं, यानी कि उसमें बहुत फर्टाइल होता है. इसी के वजह से क्या हुआ, जो ग्रासलैंड्स है उन सबको फार्म्स में बदल दिया गया ताकि क्रॉप्स उग सके. As a result, many grasslands have been converted into farms for growing crops. नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन. इसका मतलब कि ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. Grasslands may be temperate or tropical. Temperate grasslands are the most common and are found in almost all continents. तो जो ग्रासलैंड होते हैं वो या तो टेम्परेट या फिर ट्रॉपिकल होते हैं. जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं यानी कि ऐसे जगह, ऐसे ग्रासलैंड जहां का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी होता है ना ज्यादा ठंडा, तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है. दे लाई बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 55 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 23.5 डिग्री साउथ एंड 55 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. तो जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे पाए जाते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 55 डिग्री नॉर्थ पे पाए जाते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ पे और 55 डिग्री साउथ पे. तो जो ग्रासलैंड्स है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. दे आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन यूरोप एंड एशिया. तो ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है और यूरोप एशिया में स्टेपीज कहा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरीज. और यूरोप एशिया में स्टेपीज.
Now southern hemisphere, veld in South Africa, downs in Australia and pampas in South America. South Africa में grassland को veld कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में downs कहा जाता है और साउथ अमेरिका में pampas भी कहा जाता है. तो ये है grasslands के अलग अलग नाम. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेरीज और स्टेपीज के नाम से जाना जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में वेल्ड, डाउन्स और पैम्पस के नाम से जाना जाता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें जो ग्रीन पार्ट है ये सब क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स. नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट. This region receives slanting rays of sunlight and therefore the places lying in this zone are comparatively cooler. In the northern hemisphere, the temperate grasslands are located in the middle of the continent, so they experience hot summers and cold winters. तो ये जो रीजन होते हैं ग्रासलैंड के, इसमें स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट पहुंचता है. दे रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट और ये बाकी जगहों से कंपैरेटिवली कूलर होते हैं, ठंडा होता है. तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि जिस जगह पे सनलाइट का स्लैंटिंग रेज गिरता है वो जगह कूल होता है. लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वो कॉन्टिनेंट्स के मिडिल में लोकेटेड है, इसीलिए वहां पे हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स होते हैं. दे एक्सपीरियंस हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. In the southern hemisphere, the grasslands are on the edges of the continents and closer to the seas, so the climate here is milder. Summers are not very hot and winters are not very cold. Crops grow throughout the year. These grasslands receive plenty of rain. जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हॉट समर और कोल्ड विंटर होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? यहाँ पे ग्रासलैंड एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के एजेस पे, और सीज के बहुत ही क्लोजर होते हैं, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट माइल्डर होता है. माइल्डर मतलब जेंटल. समर्स ज्यादा हॉट नहीं होते हैं और विंटर्स ज्यादा कोल्ड नहीं होते हैं. समर्स आर नॉट वेरी हॉट एंड विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड. यहाँ पे क्रॉप सालों भर उगते हैं. दीज ग्रासलैंड रिसीव प्लेंटी ऑफ रेन. यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात भी होती है. One of the characteristic features of a grassland are strong winds, as there are no trees or mountains to slow them down. Chinook is the most warm wind that blows over the prairies. In local language, it means snow eater, as it blows in the spring season and helps in the melting of snow to make the land suitable for vegetation and grazing. तो ग्रासलैंड का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड. क्योंकि ग्रासलैंड में बहुत कम ट्रीज या फिर कोई भी ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो विंड्स है वो लगातार ब्लो करते रहते हैं. ग्रासलैंड में सिर्फ टॉल ग्रास उगते हैं, माउंटेन्स भी नहीं होते हैं, और जो विंड्स है वो लगातार ब्लो करते रहते हैं. तो ग्रासलैंड का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड. Chinook is the most warm wind that blows over the prairies. प्रेरीज, ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है. तो प्रेरीज के ऊपर एक चिनुक नाम का मॉइस्ट वार्म विंड है जो हमेशा ब्लो करते रहता है. लोकल लैंग्वेज में हम लोग चिनुक को स्नो ईटर भी कहते हैं. चिनुक क्या है? मॉइस्ट वार्म विंड. ये जो वार्म विंड है इसे स्नो ईटर कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में ब्लो करता है और इसकी वजह से जो स्नो है वो मेल्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसे स्नो ईटर कहा जाता है. As it blows in the spring season and helps in the melting of snow to make the land suitable for vegetation and grazing. तो ये जो चिनुक है इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम अ मॉइस्ट वार्म विंड दैट ब्लोज ओवर द प्रेरीज. आंसर क्या होगा? चिनुक. एंड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ चिनुक. तो आंसर क्या होगा? चिनुक मीन्स स्नो ईटर. इट ब्लोज इन स्प्रिंग सीजन एंड हेल्प्स इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो टू मेक द लैंड सुटेबल फॉर वेजिटेशन एंड ग्रेजिंग. Buran is a northeasterly wind that blows over the steppes, means Russia. In summer, it is a hot, dry wind, whereas in winter, it is bitterly cold together with snowstorm.
तो जो बुरान है ये भी एक विंड का नाम है. इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड दैट ब्लोज ओवर द स्टेपेज दैट इज इन रशिया. रशिया में ग्रासलैंड को स्टेपेज कहा जाता है. तो ये जो बुरान है ये एक नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है जो हमेशा इन स्टेपीज के ऊपर ब्लो करते रहता है. समर्स के समय में ये विंड हॉट और ड्राई हो जाता है और विंटर्स के समय में ये विंड बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है. इट बिकम्स वेरी बिटरली कोल्ड टुगेदर विथ स्नोस्टॉर्म, और उस जगह पे स्नोस्टॉर्म भी आते रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. The soil in the grassland is very fertile. The grassland vary in size from place to place. They can be categorized into tall grass areas and short grass areas. The grasses are tall where rainfall is high. तो ग्रासलैंड में जो सॉइल होते हैं ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं. ग्रासलैंड अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज के पाए जाते हैं. द ग्रासलैंड वैरी इन साइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ग्रासलैंड दो तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं. पहला है टॉल ग्रास एरिया और दूसरा है शॉर्ट ग्रास एरिया. जिन जगहों पे ज्यादा रेनफॉल होता है, जिन ग्रासलैंड पे ज्यादा रेनफॉल होता है, वहां के ग्रासेस टॉल होते हैं और उस जगह को टॉल ग्रास एरिया कहा जाता है. In case of the prairies, the rivers Mississippi and Missouri and their tributaries keep the grassland soil fertile. Prairies इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड. वहां पे जो रिवर है मिसिसिपी एंड मिसौरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये सब क्या करते हैं, ये सॉइल को फर्टाइल रखते हैं. Wheat is grown in plenty and hence the prairies is called the wheat basket of the world. It makes the United States of America the largest exporter of wheat in the world. Alfalfa is the most common grass and used as a fodder for cattle. प्रेरीज में व्हीट क्रॉप बहुत ही ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, इसीलिए वहां के प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. जैसे कि वहां पे व्हीट बहुत ज्यादा ही मात्रा में उगाया जाता है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है. अल्फाल्फा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास एंड यूज्ड एज अ फॉडर फॉर कैटल. अल्फाल्फा जो है ये बहुत ही कॉमन ग्रास है जिसे फॉडर के फॉर्म में कैटल को दिया जाता है खाने के लिए. सो व्हाट इज अल्फाल्फा? अल्फाल्फा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास एंड यूज्ड एज अ फॉडर फॉर कैटल. ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जगह के ग्रासलैंड को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये अल्फाल्फा का पिक्चर है जो कि मोस्ट कॉमन ग्रास है. The steppes receive less rainfall, so the grasses here are short. The grasses keep changing color according to season. In spring, the grass is green, then silvery, and finally turns yellow and brown in summer. Wild tulips can be spotted in the grassland. तो जो स्टेपीज है ये बहुत ही लेस रेनफॉल रिसीव करते हैं और यहाँ का ग्रासेस बहुत ही शॉर्ट होता है. वहां पे लेस रेनफॉल होता है जिसके वजह से जो ग्रासेस है वो बहुत शॉर्ट उगते हैं और इन जगह को हम लोग शॉर्ट ग्रास एरिया भी कहा जाता है. ये जो ग्रासेस होते हैं ये सीजन्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करते रहते हैं. स्प्रिंग सीजन में जो ग्रास ये ग्रीन होते हैं, उसके बाद थोड़े दिन बाद ये सिल्वरी कलर में हो जाते हैं एंड फाइनली टर्न्स येलो. समर के समय में ये ग्रास ब्राउन कलर का हो जाता है. इन ग्रासेस में वाइल्ड ट्यूलिप्स भी उगते हैं. सो वाइल्ड ट्यूलिप्स कैन बी स्पॉटेड इन द ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में हम लोग वाइल्ड ट्यूलिप्स को भी देख सकते हैं. The pampas have a variety of grasses which are good food for grazing animals. This area also has some shrubs. Most of the natural vegetation in this region has been replaced by agriculture and cattle ranching. तो पैम्पस कहाँ का ग्रासलैंड है? साउथ अमेरिका का. यहाँ पे वेराइटी ऑफ ग्रासेस पाए जाते हैं जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए बहुत ही गुड फूड है. दिस एरिया ऑल्सो हैज सम श्रब्स. इस एरिया में कुछ श्रब्स भी पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन दिस रीजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एग्रीकल्चर एंड कैटल रैंचिंग. तो यहाँ के ग्रासलैंड बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एग्रीकल्चर और कैटल रैंचिंग से रिप्लेस होते जा रहा है. क्रॉप्स उगाने के लिए और कैटल रैंचिंग के लिए रिप्लेस हो रहा है. कैटल रैंचिंग, इसे कैटल रियरिंग भी कहते हैं.
ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये रैंचिंग का पिक्चर है। Velds are found chiefly on the central plateau of South Africa. It is a vast area of treeless grasslands. वेल्ड्स कहाँ का ग्रासलैंड है? साउथ अफ्रीका का। ये सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इट इज अ वास्ट एरिया ऑफ ट्रीलेस ग्रासलैंड्स। तो ये जो वेल्ड्स है ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसमें कोई भी ट्रीज नहीं है, सिर्फ ग्रास है। The grasslands in the downs of Australia are the largest grazing areas in the world. The grasses grow in varying heights depending on the climate and fertility of the soil. तो ग्रासलैंड को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेजिंग एरिया है जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं। यहाँ पे जो ग्रासेस होते हैं ये अलग अलग हाइट्स के उगते हैं। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे। जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा सॉइल का फर्टिलिटी होगा, उसके हिसाब से ग्रासेस जो है वो अलग अलग हाइट्स पे उगते हैं। दे वैरी फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। There is a contrast in the wildlife of the grasslands too. In the northern hemisphere, one can spot bisons, elks, grizzly bears and wolves. The giant panda is found in Asia. तो ग्रासलैंड्स में जो वाइल्ड लाइफ होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग बाइजन्स, एल्क, ग्रिजली बियर्स एंड वुल्व्स को देख सकते हैं। जो जाइंट पांडा है ये एशिया में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन एशिया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें पहला पिक्चर जाइंट पांडा का है जो कि एशिया में पाया जाता है, सेकंड कोआला का है, थर्ड कंगारू का है और फोर्थ स्वैलो का है। Whereas in the southern hemisphere, for example in the downs of Australia, one can find koalas, wallabies and kangaroos. In part of South America, there are alpacas and ant-eaters. Migratory birds such as swallow can also be found here. तो सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में हम लोग कोआलाज, वालाबीज और कंगारूस को देख सकते हैं। इन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट में अल्पाकाज और एंट ईटर्स पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि स्वैलो ये भी यहाँ पाए जाते हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। Temperate zones are the home to grazing animals such as wild horses and deer, rabbit, mouse, rat, prairie dog and hamster. तो जो टेम्परेट जोन्स यानी कि ऐसे जोन्स जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंडा, वहां पे ये ग्रेजिंग एनिमल्स का होम है। इसे होम टू ग्रेजिंग एनिमल्स कहा जाता है। ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस, डियर, रैबिट, माउस, रैट, प्रेरी डॉग, हैमस्टर एक्सेट्रा पाए जाते हैं। Other animals such as hedgehogs and squirrels are also found in these regions. तो hedgehog, squirrel ये सब भी इन regions में पाए जाते हैं। Next topic है people. Grassland regions host many types of activities. Apart from food crops, livestock farming is popular here. Cattle are reared in the areas called ranches. A ranch is a large farm where animals like cows, sheep or horses are raised. In North America, cowboys look after the cattle in the ranches. The farms are called estancias. तो grassland region में बहुत सारे activities होते हैं. Apart from food crops, livestock farming भी बहुत पॉपुलर है। लाइवस्टॉक फार्मिंग मतलब ऐसा फार्मिंग जिससे हम लोग अर्निंग कर सके। कैटल आर रियर्ड इन द एरियाज कॉल्ड रैंचेस। तो जो कैटल है ये रैंचेस में रियर्ड होते हैं। और रैंच क्या होता है? रैंच इज अ लार्ज फार्म वेयर एनिमल्स लाइक काउ, शिप, हॉर्सेज आर रेज्ड। ऐसा फार्म जहाँ पे काउ, शिप, हॉर्सेज को रेज किया जाता है, उन जगहों को रैंच कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में कैटल्स की देखभाल काउबॉयज करते हैं और फार्म्स को एस्टांशियास कहा जाता है। अर्जेंटीना इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स। तो मीट और लेदर प्रोडक्ट्स का लीडिंग एक्सपोर्टर कौन है? अर्जेंटीना। न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के लिए न्यूजीलैंड बहुत ही फेमस है। Some parts of the grassland are also occupied by tribes and they are involved in nomadic herding. तो ग्रासलैंड का कुछ पार्ट ट्राइब के द्वारा भी ऑक्यूपाई कर दिया जाता है और वो क्या इन्वॉल्व करते हैं? नोमैडिक हर्डिंग। किर्गिज ऑफ स्टेपेस ग्रेज ऑक्सन, शीप, गोट्स एंड हॉर्सेज।
Hottentots of South Africa rears cattle, goat and sheep. तो किर्गिज ऑफ स्टेपिस, स्टेपिस क्या है? ग्रासलैंड। तो किर्गिज ऑफ स्टेपिस में क्या होता है? ऑक्सन, शीप, गोट और हॉर्सेस ग्रेस करते हैं। साउथ अफ्रीका के हॉटेंटॉट्स में कैटल्स का रियरिंग होता है, जैसे कि गोट एंड शीप का। तो ये था हमारा चैप्टर टेम्परेट ग्रासलैंड। इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है रैंचिंग, द वर्क ऑफ बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ रैंच और अ वेरी लार्ज फार्म इन द वेस्टर्न यूएस और कनाडा वेयर काउज, हॉर्सेस और शीप आर केप्ट। रैंचिंग क्या होता है? ये एक वर्क या फिर कहे कि बिजनेस होता है जहां पे रैंच को ऑपरेट किया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा फार्म होता है जहां पे काउ, हॉर्स, शिप को रखा जाता है। इट इज इन वेस्टर्न यूएस और कनाडा। So okay children, I hope you have understood all the things whatever explained in this video. Okay, thank you.